हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड्स के बारे में कुछ बातें। तो देखते हैं पहले इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और किस प्रकार से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भूस्खलन मतलब होता है कि जब कोई भू मतलब होता है ज़मीन और स्खलन मतलब होता है गिरना, यानी कि जब कोई बहुत बड़ा भूखंड होता है वो एक अपने ग्रेविटेशन के साथ में यानी गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो हम कहते हैं उसको कि भू का स्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। क्या भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है, मतलब कि जब भी भूस्खलन होता है जी वो तीव्र होता है, बहुत तेजी से होता है और अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षतया शुष्क होते हैं। क्या शुष्क होते हैं? असंलग्न वृहद का आकार एवं आकृति, शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। फिर से आराम आराम से बातें देखते हैं। क्या ये असंलग्न वृहद आकार यानी कि बहुत बड़ा आकार है, चट्टान का बहुत बड़ा आकार है और वो असंलग्न है, मतलब ये जो चट्टान है वो अपने नीचे वाले जो चट्टान है उससे असंलग्न है, मतलब कि संलग्न नहीं है, मिला नहीं हुआ है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कमजोर है। एवं आकृति, शैल में निरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश यानी कितनी मात्रा में क्षरण हुआ है, तथा ढाल की ज्यामिति यानी अगर ये सरकेगा तो ये ढाल क्या है, इस पर निर्भर करते हैं कि लैंडस्लाइड की मात्रा क्या होगी। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन रोटेशन के साथ शैल मलवा की एक या कई इकाइयों के फिसलन स्लिपिंग को अवसर्पण कहते हैं। फिर से अवसर्पण क्या होता है? अवसर्पण, अवसर्पण में ढाल, ढाल क्या? ढाल, ये ढाल है, स्लोप है। तो ढाल जिस पर संचलन हो रहा है यानी कि चट्टानें जिस ढाल पर संचलित हो रही हैं उसके संदर्भ में पश्च आवर्तन, उसके संदर्भ में पश्च आवर्तन रोटेशन के साथ शैल मलवा की एक या कई इकाइयों के फिसलन यानी स्लिपिंग, एक इकाई फिसल रही है कि बहुत सारी इकाइयां फिसल रही तो इसके फिसलन, स्लिपिंग जिसको कहते हैं, फिसलन मीन्स होता है स्लिपिंग को अवसर्पण, सर्पण माने क्या? सर्पण माने सांप, सर्पण माने सांप, सांप जैसा चलता है लहरा करके उसको बोलते हैं सर्पण गति। तो अवसर्पण मतलब कि जब कोई एक चट्टान या कई सारे चट्टान के मलबे सर्पण गति में अपने ढलान में गिरते हैं, ये देखिए गिर रहे हैं, गिरते हैं, तो हम इसी को कहते हैं अवसर्पण। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना, क्या? पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन, पश्च माने पीछे, आवर्तन के बिना मलवा का तीव्र लोटन यानी रोलिंग या स्खलन मलवा स्खलन कहलाता है। बहुत बड़ा, जैसे भूस्खलन ऐसे मलवा स्खलन, मतलब पृथ्वी के पिंड, पृथ्वी कोई पिंड है, इसके पश्च आवर्तन के बिना यानी पीछे जाए बिना मलवा का तीव्र लोटन हो, लोट लोट करके इसे आए, या स्खलन तो इसको मलवा स्खलन, मलवा लोट लोट करके आ रहा है तो उसको बोलेंगे मलवा स्खलन। मलवा स्खलन में खड़े यानी वर्टिकल या प्रलंबी फलक यानी फेस से मिट्टी का मलवा का प्रायः स्वतंत्र पतन होता है, यानी वो आराम से स्वतंत्र पतन हो रहा है, बिना किसी रोक टोक के ये नीचे सरक रही है, इसका अवसर्पण हो रहा है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल बृहद के स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल यानी कि जो भ्रंश है, मान लीजिए कि ये है, यहाँ से एक चट्टान थी, इस चट्टान में भ्रंश हो गया मतलब टूटन हो गया, टूट गया है, तब टूट गया तो सरक जाएगी, तो टूट करके सरकने से जो पृथक शैल का बृहद के स्खलन का जो हो रहा है, शैल जो स्खलित हो रही है, नीचे आ रही है, यहाँ से पहले दरार हो गया इसमें, फिर ये टूट गई, टूट करके नीचे आ रही है, तो इसको हम कहते हैं कि जो शैल नीचे गिर रही है इसको बोलेंगे शैल स्खलन हो रहा है। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। क्या? तीव्र ढाल, अगर ढाल जितना तीव्र होगा, ये ढाल जितना तीव्र माने खड़ा ढाल,
तीव्र ढाल मतलब होता है खड़ा ढाल। जैसे ये ढाल कम है, इसके अपेक्षा ये ढाल ज़्यादा है, इसके अपेक्षा ये ढाल ज़्यादा है, इसके अपेक्षा ये ढाल ज़्यादा है, ये इसको बोलेंगे खड़ा ढाल है, ये खड़ा ढाल है ये। तो ढाल मतलब कि उसके आधार से बनने वाला कोण, अगर आधार से बनने वाला कोण कम है तो मतलब कि कम ढाल है, अगर आधार से बनने वाला कोण ज़्यादा है तो मतलब कि ज़्यादा ढाल है। सिंपल सा, ये आधार है, बेस, ये बेस है, इस बेस से यदि एंगल 30 का बन रहा है मतलब ढलान कम है, एंगल 45 का बन रहा है मतलब ढाल ज़्यादा है, एंगल 90 का बन रहा है मतलब जो ढाल है वो खड़ा है। तो तीव्र ढालों यानी कि जो ढाल है उसका झुकाव कितना ज़्यादा है, उसमें एंगल कितना ज़्यादा बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे तीव्र ढाल। यानी कि आधार से उसके ऊंचाई का जो अंश मान है वो अगर ज़्यादा हो रहा है तो मतलब कि उसकी ढाल ज़्यादा है, सिंपल सा। तो तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है, यानी कि जितना ज़्यादा तगड़ा ढाल होगा उतना तेजी से उसका स्खलन होगा और बहुत तीव्र होगा, बहुत तेज होगा और बहुत ही भयानक होगा। तीव्र नति संसरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप में से गिरना शैल पतन कहलाता है। यानी कि किसी तीव्र ढाल के सहारे, किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंड का ढाल से दूरी रखते हुए, यानी ढाल, ये ढाल है, इस ढाल से दूरी रखते हुए इस धड़ाम से गिर जाए तो इसको हम बोलेंगे शैल पतन हो रहा है, यानी कि फॉल हो रहा है। मतलब ये कि जब ढाल बहुत ज़्यादा होता है, मान लीजिए इतना तगड़ा ढाल है, अब यहाँ पर कोई चट्टान टूटी, अब वो अगर उलटते हुए आ रही है ऐसे, तब तो बोलेंगे अवसर्पण हो रहा है, लेकिन टूटा और धड़ाक से ऐसे उछलते हुए ऐसे धड़ाक से नीचे गिर गया ये, तो इसको बोलेंगे कि ये फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि स्वतंत्र इसका गिरना हो रहा है। शैल पतन जिसको बोलते हैं वो हो रहा है, शैल पतन, यानी शैल का पतन हो गया, डायरेक्ट पतन हो गया। और लुढ़क करके आ रहा है तब तो इसको बोलेंगे अवसर्पण हो रहा है, यानी कि लोटन हो रहा है, लोट पोट करके नीचे गिर रहा है। शैल पतन यानी कि जो डायरेक्ट गिर गया, ये शैल पतन शैलों के फलक के उथले संस्तर से होता है, जो इसे शैल स्खलन, जिसमें पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रभावित होते हैं, से अलग करता है। बृहत क्षरण क्या होता है? बृहत क्षरण मतलब होता है मास वेस्टिंग, यानी कि बहुत बड़ा मास है वो वेस्ट हो गया, टूट फूट गया, छितरा गया, तो मास वेस्टिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पर्वत है तो पर्वत के ऊपर वाली चट्टान जो है ये टूट फूट गई, इसका अपक्षण हो गया, टूटन फूटन बहुत ज़्यादा हो गया, फिर गिर रही है, तो बोले मास, बहुत बड़ा मास था ये वेस्ट हो गया, टूट फूट गया, बेकार हो गया, मतलब गड़बड़ा गया मामला सारा। ये बृहत क्षरण एवं बृहत संचलन में से आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है? बताइए। बृहत संचलन यानी बहुत मात्रा में उसका संचलन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, या बृहत क्षरण बहुत बड़ी मात्रा में उसका टूटन हो गया है, तो कौन सी शब्दावली अच्छी है? तो दोनों ही ठीक है अपने अपने स्थान पर। अगर अपने ही स्थान पर टूट रहा है तो बृहद क्षरण है, अगर वो टूट करके नीचे गिर रहा है तो बृहद संचलन है, यानी उसका संचलन हो रहा है, मूवमेंट ऑफ रॉक्स हो रहा है। क्यों मृदा सर्पण को तीव्र प्रवाह संचलन यानी रैपिड फ्लो मूवमेंट के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? बताइए कि मृदा का जो सर्पण हो रहा है, सर्पण सांप की तरह लुढ़िया करके, लुढ़क लुढ़क करके जो नीचे आ रहा है ना, इसको बोलेंगे क्या? सर्पण, यानी रैपिड फ्लो मूवमेंट इसको कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जा सकता है। अब देखें हमारे देश में क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें। हमारे देश में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होते हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पर भूस्खलन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हिमालयी क्षेत्र में होता है, क्योंकि क्योंकि जो हिमालय होता है, हिमालय वो बहुत, उसका ढाल बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा, उसकी पूरी एक श्रृंखला है, हिमालय की पूरी एक श्रृंखला है, एक ऐसा पर्वत नहीं बल्कि हिमालय इज़ द माउंटेन ऑफ मैनी रेंजेस, जिसको माउंटेन रेंज देख रहा होगा आपको पीछे कि आगे बड़ा सा है, फिर इसके पीछे एक है, फिर उसके पीछे है, फिर उसके पीछे ये, इस प्रकार पूरी एक श्रृंखला होती है,
पर्वतों की, और दो पर्वतों के बीच में अगर कोई खाली स्थान है, थोड़ा मैदानी क्षेत्र, उसको घाटी हम बोल देते हैं। तो ये चीज़ें। तो हमारे देश में मलबा अवधाव यानी मलबा का बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरना, भूस्खलन होना हिमालय में प्रायः घटित होते रहते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय, अच्छा काहे को हम हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा भूस्खलन आता है? क्योंकि हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय हैं। मतलब ये कि यहाँ पर टेक्टोनिक्स प्रोसेस होते रहते हैं। टेक्टोनिक्स मतलब होता है कि जब एक प्लेट किसी कमजोर प्लेट के नीचे छेपित हो जाए, धंस जाए, घुसुर जाए, यानी कि सबडक्ट हो जाए, प्रवेश कर जाए, इन हो जाए, है ना, ये चीज, तो इसको हम कहते हैं कि ये सबडक्शन हो रहा है, यानी कि अंदर जा रहा है। इसी अंदर जाने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं कि अच्छा, जब ये सबडक्शन होता है, यानी कि जब एक भारी घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट होता है, तो दोनों ही प्लेटों के सीमांत क्षेत्र यानी कि किनारे किनारे वाले क्षेत्र में एक झटका महसूस होता है। इस झटका महसूस होने के कारण यहाँ पर भूकंप आ जाता है, इस क्षेत्र में भूकंप आ जाता है। जब इस क्षेत्र में भूकंप आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर कोई ऊंचा कोई पर्वत है तो वो पर्वत हिल जाएगा, कंपन हो जाएगा, और कंपन होने के बाद उसका ऊपर वाला हिस्सा टूट जाएगा, टूट करके अपने ढलान के सहारे गिर जाएगा। अगर नीचे गिर जाएगा तो मतलब भू का स्खलन हो गया, भू नीचे गिर गया, लैंडफॉल हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये चीजें। तो फर्स्ट रीजन is the tectonic region. If tectonic activities is going on in you can say in between of two plates, where one plate is subducting in another plate, that is why the earthquake things happens. That is why the the higher surface of the earth gets vibrated. By the vibration of this, the upper mass, upper land, upper rock gets destroyed and it falls with their gravitational force, and the more angular slope is there, the more it fall रैपिडली। नहीं समझे? मतलब ये कि एक प्लेट है, जब दूसरी प्लेट के नीचे गया तो यहाँ पर इसका ढाल जितना ज़्यादा होगा उतना तेज़ी से उसका बृहद क्षरण हो जाएगा, लैंड स्लाइडिंग हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा। ये चीज़ें सिंपल सी बात है। यह अधिकांशतः परतदार शैलों एवं असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। क्या? यह अधिकांशतः परतदार शैलों एवं असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। हिमालय जो क्षेत्र है ना, वो परतदार मतलब होता है कि जब एक परत चट्टान जम जाए, फिर इसके ऊपर फिर दूसरी परत का चट्टान की परत जम जाए, फिर तीसरी चट्टान की परत जम जाए, ऐसे परत दर परत जब चट्टान जम जाती है तो बोलते हैं क्या? परतदार शैल है ये। क्या? परतदार शैल है, क्योंकि कई सारे परतें हैं, सो मेनी लेयर्स आर जम गए हैं यहाँ पर। सो दिस बिग लैंड मास इज कॉल्ड दी परतदार शैल, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। तो हिमालय इज ए टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। क्या? हिमालय की जो ढाल है, ये हिमालय की जो ढाल है ये मध्यम नहीं, मध्यम मतलब कि आराम से, ऐसी ढाल आराम से, लेकिन ना ये मध्यम नहीं तीव्र है, बल्कि तीव्र है मतलब कि यहाँ से अगर टूटा धड़ाक से गिर जाएगा नीचे। ये चीज तीव्र ढाल का मतलब होता है कि उसका वृहद संचलन हो जाता है, मतलब कि टूटा तो कई बार तो लुढ़क करके आएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट फॉल हो जाता है। क्या? डायरेक्ट फॉल हो जाता है, ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाएगा ऐसा। तो इसको बोलते हैं, इसका जो ढाल है वो तीव्र। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक की दृष्टि से अधिक अस्थायी हैं। देखिए, विवर्तनिक दृष्टि से अधिक अस्थायी होने का तात्पर्य ये होता है कि वहां पर प्लेट टेक्टोनिक की घटनाएं नहीं हो रही हैं या कम हो रही हैं।
इसको बोलते हैं कि वहाँ पर विवर्तनिक घटनाएं बहुत ही कम हो रही हैं। विवर्तनिक दृष्टि से वो क्षेत्र बहुत ही स्टेबल है, स्थिर है, सुघट्य है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो कहाँ की बात कर रहा है ये? हमारा जो ये वाला पोर्शन है इंडिया का, ये वाला पोर्शन है ना, ये जिसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत इसको बोला जाता है, जो ट्रायंगुलर शेप में है, दैट इज कॉल्ड प्रायद्वीपीय भारत। यानी कि 22 डिग्री, ये क्या, ये 22 डिग्री है। 22 डिग्री के साउथ का जो भी लैंड मास है इंडिया का, इसी को कहा जाता है कि ये हमारा क्या है, ये इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय भारत। हिमालय की तुलना में हिमालय जो कि उत्तर में, हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी, यानी कि यहाँ पर नीलगिरी गांठ है, ये यहाँ पर नीलगिरी है दक्षिण भारत में, नीलगिरी एवं पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट है, के किनारे पश्चिमी घाट, यानी जो पश्चिमी घाट ये है ना, पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिकी दृष्टि से अधिक अस्थायी है, स्टेबल है और बहुत कठोर शैलों से निर्मित है। मतलब कि यहाँ पर भूकंपीय झटके नहीं आते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का वृहस्खलन या भूस्खलन ये सब नहीं होता है। परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव यानी मलबा का गिरना एवं भूस्खलन होते रहते हैं, यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में है। अच्छा, ये इस टाइप के जो प्रश्न है वो IAS 2021 की परीक्षा में पूछा भी है, 21 की 22 की परीक्षा में, 2021 की एग्जाम में मेंस में पूछा भी है कि विवर्तनिक दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र और जो दक्षिण भारत है इसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, भूस्खलन कैसे आते हैं, ये सब चीज़ ऐसा करके पूछा है क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम कैसे हिमालयी क्षेत्र को पेनिनसुलर इंडिया के टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के साथ हम कंपेयर करके पढ़ाई कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल जो हैं वो खड़े हैं, खड़े भृगु एवं कगार के साथ तीव्रतर हैं। ताप क्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर, इसको थोड़ा मैप को नीचे करते हैं इसे, ये ताप क्रम में परिवर्तन यानी ताप क्रम माने टेम्परेचर, टेम्परेचर में परिवर्तन, क्योंकि जो 23.5 डिग्री लाइन होता है तो 0 डिग्री इसके दक्षिण में होगा, यानी कि मेनलैंड इंडिया के भी दक्षिण में होगा। तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच में जो सनलाइट पड़ता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, मतलब कि इस वाले एरिया में तापक्रम भारत में ज़्यादा होगा, जबकि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री यानी कि भारत के भी उत्तर यानी चाइना वाइना के पास के एरिया तक, यानी कि इस वाले एरिया में क्या होगा, तापक्रम अपेक्षाकृत कम होगा, जिसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी भारत ना ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है पूरी तरीके से और न ही पूरी तरीके से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए भारत को कहा जाता है कि भारत उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में है इंडिया। इंडिया इज नाइदर फुल्ली ऑन टेम्परेट जोन, नाइदर फुल्ली ऑन यू कैन से शीतोष्ण जोन, टेम्परेट जोन और टॉरेट जोन, but it is in between of these two, that is why it is called subtropical climatic zone। बड़ी अंग्रेजी में तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। देखिए अपक्षय 3 प्रकार का होता है, एक होता है यांत्रिक अपक्षय, एक होता है रासायनिक अपक्षय, है ना, एक होता है अपना जैविक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय मतलब होता है कि जब, या यांत्रिक अपक्षय बोलें या रासायनिक अपक्षय बोलें या भौतिक अपक्षय बोलें, लगभग बातें एक ही हैं, ठीक है। एक होता है जैविक अपक्षय, यानी कि ऐसा अपक्षय जो पानी के माध्यम से होता है, जो हवा के माध्यम से होता है, जो 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 इन सब के माध्यम से अपक्षय होता है, तो उसको बोलेंगे यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय इत्यादि। लेकिन जो अपक्षय वनस्पतियों के द्वारा हो रहा है, जीवों के द्वारा हो रहा है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा हो रहा है, उनको हम बोलते हैं जैविक अपक्षय। यानी जीवों के द्वारा जो अपक्षय हो रहा है, जो तोड़फोड़ हो रहा है, जो टूटन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग यू कैन से। वहां लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवधाव के साथ प्रायः सीधे शैल पतन डायरेक्ट रॉक फॉल होता है। तो ये हमने थोड़ी सी बातें समझने का प्रयास किया है भूस्खलन के बारे में, है ना, कि भूस्खलन क्या होता है, ये लैंडस्लाइड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें हमने समझने का प्रयास किया।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।